हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने 50वें सूत्र स्थानेंतरतमः तक का अध्ययन किया है। इस स्थानेंतरतमः सूत्र में कुछ बातें हैं जो अभी अवशिष्ट हैं, जिन बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो श्रृंखला चल रही है अष्टाध्यायी क्रमशः सभी सूत्रों को पढ़ने की, उसमें हम लोग यह प्रयास करेंगे कि व्याकरण को पाणिनि जी के अनुसार, जो उसके सही में लेखक हैं उनके अनुसार हम लोग समझें। तो उसी क्रम में आज 50वां सूत्र समझ रहे हैं, स्थानेंतरतमः। सूत्र क्या है? स्थाने, दूसरा है अंतर, फिर तमः। स्थानेंतरतमः। स्थाने का तात्पर्य है प्रसंगे। ठीक, ये हमने बताया था। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, ऐसी व्याख्या लघु कौमुदी इत्यादि में दी है। देखिए, पूरे व्याकरण में जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों को बनाने की प्रक्रिया में आप जानते हैं कभी कभी किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है। संधि में, संधि के नियमों में एक वर्ण हटता है, उसके जगह पर दूसरा वर्ण आ जाता है, तब जाकर परिवर्तन होकर कोई शब्द बन जाता है। ऐसे ही तो होता है। तो वह जो एक के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ रहा है, जो आ रहा है वह है आदेश, और जिसके स्थान पर आ रहा है वह है स्थानी। स्थानी और आदेश, ये विवेक अवश्य रखना है। अब स्थानी के स्थान पर जो आदेश हो रहा है, यदि वह आदेश निर्धारित रूप से न हो, पूर्णतः निर्धारित न हो कि कौन सा होगा, तो ऐसी स्थिति में वह आदेश अंतरतम होता है। कैसा होता है? अंतरतम, यानी अंतर का तात्पर्य होता है समान, सदृश। तो अंतरतम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सदृशतम। ठीक, तो स्थान पर जो आदेश होगा, ठीक है, स्थान पर जो स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतमः आदेशः भवति सदृशतमः। स्थान पर जो प्राप्यमाण है, जो कुछ भी प्राप्यमाण है, उनमें आदेश क्या होता है? अंतरतम होता है, यानी सदृशतम होता है। ठीक है, समानतम होता है। कुतश्च शब्दस्य आंतर्यम। अब शब्द की समानता किस आधार पर देखी जाए, कैसे पता चले कि कौन समानतम है? जैसे इको यणचि इत्यादि सूत्र पढ़ेंगे तो वहां हम लोग यह जानेंगे कि इक के स्थान पर यण होगा, तो इक हो गया स्थानी, यण हो गया आदेश। स्थानी जो इक है, आदेश जो यण है, उस इक और यण में कौन से इक के स्थान पर कौन सा यण हो, यह निर्णय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अंतरतम देखा जाएगा, समानता देखी जाएगी। जो सर्वाधिक समान है वही होगा। ठीक है, जैसे किस आधार पर समानता देखी जाएगी? कुतश्च शब्दस्य आंतर्यम, यही प्रश्न पूछा। शब्द का आंतर्य, शब्द की समानता, शब्द की सदृशता किस आधार पर देखी जाएगी? तो कहते हैं वह आधार जो है ना, वह स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण, ये चार प्रकार हो गया। स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, स्थान के आधार पर, अर्थ के आधार पर, गुण के आधार पर और प्रमाण के आधार पर। ठीक है, स्थान यानी उच्चारण स्थान, जो उच्चारण स्थान को मिलाकर के
8-9 हैं कुल। मूल रूप में अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं, पर मूल उच्चारण स्थान 8 हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इस पाणिनीय शिक्षा के श्लोक के आधार पर वर्ण के 8 उच्चारण स्थान हैं। उरह कंठ, शिर, शिर मतलब मूर्धा, और जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। अच्छा, इन्हीं दोनों का मिश्रण करके और भी कुछ उच्चारण स्थान बनते हैं, जैसे दंत और ओष्ठ मिलाकर दंतोष्ठ व का बन जाता है। कंठ और तालु मिलाकर के कंठ तालु ए ऐ का बन जाता है। कंठ और ओष्ठ मिलाकर कंठोष्ठ ओ औ का बन जाता है ना। ऐसे कुछ और बनते हैं। तो स्थान के आधार पर, अच्छा कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ण किस स्थान से आ रहा है? कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ण किस स्थान से आ रहा है? अ, ई, उ, रे, हर एक वर्ण को बोलने में हमारे मुख में ऐसा लगेगा कि अलग अलग जगह से हवा आ रही है, मुख की अलग अलग आकृति की जा रही है। होता है। अ बोलने पर सीधे सीधे कंठ से हवा आती है। ई स्पर्श तो नहीं होता, लेकिन हवा तालु पर रहती। फिर उसके बाद उ, उ ओष्ठ, सीधे पता चल जा रहा है। रे, रे बोलने में जीभ ऊपर की ओर मुड़ती है, वो जहां पर मुड़कर जा रही है, टच तो नहीं कर रही है ऊपर, पर फिर भी वहीं से हवा को निकलने दे रही, इसलिए उसको उस स्थान को मूर्धा कहा जाता है। ए, ऐ, इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग है। ओ, औ, ओष्ठ और कंठ दोनों का प्रयोग है ना। क ख ग घ ङ सीधे सीधे कंठ से, हाँ, मतांतर से, पाणिनीय शिक्षा के मत में कंठ्या वहा विचयशास तालव्या ओष्ठजा वपु मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या लृतुलसा स्मृता, ऐसे करके एक कारिका है, उसके अनुसार। और अच्छा आगे वहां कहा है जिह्वा मूले तु कुह प्रोक्तो दंतोष्ठ्यो वह स्मृतो बुधैहि ए ऐ तु कंठतालव्या ओ औ कंठोष्ठजौ स्मृतो, ऐसे करके श्लोक है। तो जिह्वा मूले तु कुह प्रोक्तो, कवर्ग का उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अनुसार का जिह्वा मूल है, और व्याकरण के अन्य मतों के अनुसार कंठ है। कंठ और जिह्वा के मूल में स्थान का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और वह अंदर होने के कारण हम लोग उतना ज्यादा नहीं अनुभव कर पाते, परंतु सैद्धांतिक रूप से कंठ समझें और वैज्ञानिक रूप से जिह्वा मूल समझें। ठीक है। तो अब आप कहेंगे सैद्धांतिक रूप और वैज्ञानिक रूप दोनों अलग अलग क्यों? पाणिनीय व्याकरण में जो सूत्र का है, सूत्र में, भाष्य में या अन्य अन्य जगहों पर, वहां परंपरागत बातों को महिमा दी गई है, पुरानी बातों को। बाद में शोध हुआ और शोध किया गया और चिंतन किया गया, तो मिला कि हाँ, कवर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल हो सकता है। क, ख, ग, घ, ङ बोलते हैं तो कंठ जो है यह जगह है, और जिह्वा मूल मतलब जीभ की जड़। आ, ह ये सब बोलते हैं तो जीभ की जड़ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क, ख, ग, घ, ङ बोल के अनुभव कीजिए, ऐसा लगेगा कि जीभ की जड़ पर हवा प्रेशर दे रही है। ठीक है, कंठ ही जीभ की जड़ भी है, मतलब देखने के तरीके पर निर्भर करता है। फिर च, छ, ज, झ, ञ, दांत से जस्ट ऊपर जीभ टच हो रही है, उस जगह को कहा जाता है तालु। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान तालु है। ट, ठ, ड, ढ, ण उच्चारण होता है जीभ एकदम ऊपर, जहां से च, छ, ज, झ यहाँ बोला था उससे भी और ऊपर टच करता है। मुख में उच्चारण तंत्र में सबसे ऊपरी स्थान वही है,
उससे ज्यादा ऊपर और कहीं टच होकर जीभ से बोला नहीं जाता, नहीं बोला जाता है। ठीक है, ट ठ ड ढ ण, जीभ ऐसे ऊपर को टच करती है, तो उस स्थान को मूर्धा कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा में उसी को शिरा भी कहा गया है। तो मूर्धा उच्चारण स्थान वाले रि ट ठ ड ढ ण हैं। ठीक है, र भी है, श भी है, मूर्धन्य श। फिर त थ द ध न, देखिए बोलते समय जीभ दांत पर टच कर रही है, त थ द ध न, है ना। तो इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत। क्या हो गया? दंत। प फ ब भ म, बोलते समय दोनों ओष्ठ आपस में टच हो रहे हैं, इस कारण इनका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर समानता देखी जाती है। उच्चारण स्थान के आधार पर प के समान फ ब भ म हो सकते हैं, उच्चारण स्थान के अनुसार फ के समान प ब म भ म हो सकते हैं, है ना। ये उच्चारण स्थान के आधार पर समानता देखनी हुई इस तरह। अच्छा, जो 42 वर्ण हैं कुल मिलाकर के, उनमें से 25 जो ऐसे हो गए क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 का उच्चारण स्थान आप, क्योंकि सीधे सीधे जीभ का स्पर्श हो रहा है या हवा का स्पर्श हो रहा है, तो आप अनुभव कर ले जाते हैं। बाकी बचे 17 वर्ण में कुछ का हमें याद रखना पड़ता है। जैसे व दंतोष्ठ, ये याद नहीं रखना पड़ेगा, बोलेंगे तो दांत और ओठ टच होगा, है ना। ओ कंठ से आ रहा है लेकिन होठ को भी विकृत किया जा रहा है, कंठोष्ठ। औ ओ औ उ, उ सीधे ओष्ठ है, उ ज्यादा ओठ टच हो रहा है। ओ औ में ओठ का कम प्रयोग है और कंठ का भी प्रयोग है, अ उ दोनों का हिस्सा है, तो कंठोष्ठ हो गया। ए ऐ कंठ तालु, ये मतलब ऐसे कुछ कुछ वर्णों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये स्थान हो गया। स्थानतः के आधार पर उदाहरण क्या दिया था, कल हमने पढ़ा था अकः सवर्णे दीर्घः, स्थान के आधार पर। जैसे दंड है और अग्रम है, यूप है और अग्रम है, दंड धन अग्रम, यूप धन अग्रम, दोनों जोड़ेंगे तो दंड में कभी भी संधि में हम जब देखते हैं तो धन के पहले वाला जो वर्ण है और धन के बाद वाला जो वर्ण है, इन्हीं दो वर्णों से हमको मतलब रखना होता है। उस आधार पर देखा जाए तो दंड अग्रम में भी केवल अ का संधि हो रहा है, यूप अग्रम में भी अ का संधि हो रहा है ना। तो दंड अग्रम यूप अग्रम, इन दोनों में दंड का अ, अग्रम का अ। अकः सवर्णे दीर्घः ने कहा, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ अ है। क्या है? दोनों तरफ अ दिखाई पड़ रहा है। अकः सवर्णे दीर्घः ने कहा कि अ हो, ठीक है। गुरुजी छांदोग्योपनिषद भी पढ़ा दीजिए। अच्छा जी, देखा जाएगा। आया नहीं, लेखन ही नहीं आई ना। तो देखिएगा, दंड अग्रम में दंड का अंतिम वर्ण है अ, अग्रम का पहला वर्ण है अ। इसी तरह यूप अग्रम में भी अ की संधि होगी, है ना। अकः सवर्णे दीर्घः ने कहा, देखिए संधियां में भी मैंने बताया था कि 3 तरह की होती हैं, 3। एक कभी कभी क्या होता है कि केवल एक ही वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होता है संधि में, पहले वाले के स्थान पर, कभी 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 बाद वाले के स्थान पर, और कभी कभी दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। पर परिवर्तन क्या होता है, दोनों के जगह पर एक आता है या दोनों के स्थान पर 2 अलग अलग वर्ण आते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये दोनों के स्थान पर एक ही आता है, जहां ऐसी भी संधि के कुछ नियम हैं।
और वो नियम कुल मिलाकर 27 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 27। वह जब हम लोग अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद को पढ़ रहे होंगे तो वो सूत्र मिलेंगे 6-1-84 से 6-1-111 तक। ठीक है, तो उन्हीं सूत्रों के अंतर्गत एक सूत्र है 6-1-101 अकस्वर्णे दीर्घः। ये सूत्र क्या करता है? दोनों के स्थान पर एक करता है। पूर्व के वर्ण को भी हटाता है, बाद के वर्ण को भी हटाता है, दोनों के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है। क्या आएगा? यदि पहले हो अक, उसके बाद हो उसी का सवर्ण। पहले ये देखिए अक है कि नहीं है, दंड का जो अ है वह अक है कि नहीं है? है ना? उसी के बाद उसका सवर्ण हो। क्या अ सवर्ण है? इस अ का सवर्ण है कि नहीं? ये अ दोनों एक हैं, तो सवर्ण है ही। तो सवर्ण होने पर, समान वर्ण होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाता है। वह एक क्या होता है? दीर्घः, दीर्घ होता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है। अब दीर्घ कौन से हैं? तो दीर्घ वर्ण तो ये भी दीर्घ है, आ ई उ रे दीर्घ वाला, ए आई ओ औ, ये 8 वर्ण दीर्घ हैं, है ना? दीर्घ है कि नहीं? अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र ने केवल यह कहा है कि पहले अक हो बाद में सवर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब कौन सा वाला दीर्घ हो? क्योंकि दीर्घ तो अनेक हैं, 8 ठू हैं, 8 वर्ण हैं जो दीर्घ हैं। लृ का दीर्घ होता नहीं, तब 9 स्वर में से 8 स्वर दीर्घ हो गए। तो अब ये बताइए कि ह्रस्व वर्ण कुल मिलाकर के 5 हैं, दीर्घ वर्ण 8 हैं और प्लुत सबसे ज्यादा है 9, है ना? ह्रस्व 8, दीर्घ नहीं, ह्रस्व 5 अ इ उ ऋ लृ, है ना? दीर्घ 8 और प्लुत 9, 9 के 9 वर्णों के प्लुत होते हैं। तो अब दीर्घ जो 8 वर्ण हैं, उन 8 वर्णों में से कौन सा वर्ण यहां आए? प्रश्न उठा कि नहीं? स्थान पर अनेक वर्ण आना चाह रहे हैं, उन अनेक वर्णों में से हम कौन सा वर्ण यहां रखें? अ के स्थान पर कौन सा वर्ण रखें? आ रखें। आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, हम आ रखेंगे। पर क्यों रखें? स्थान के आधार पर समानता होने के कारण। इस आ का उच्चारण स्थान कंठ, इस आ का उच्चारण स्थान कंठ, इनमें से ये ई जो है इसका तालु है, ऊ जो है उसका ओष्ठ है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कट गए ना तीनों? अच्छा, 5 कंठ कंठ वाले हो गए। इसमें भी कंठ है, ये शुद्ध कंठ वाला है, ये दोनों कंठ तालु वाले भी हैं। तो जब शुद्ध कंठ वाला मिल रहा है तो कंठ तालु की क्या आवश्यकता है? यानी ये भी दोनों कट गए, है ना? शुद्ध कंठ वाला वर्ण मिल रहा है दीर्घ, तो ये दोनों कंठ ओष्ठ वाले भी कट गए। यानी अकस्वर्णे दीर्घ से 2 अ के स्थान पर एक आ जो दीर्घ आया, वह किस आधार पर आया? स्थान के आधार पर। स्थानेन्तरतमः। ठीक है, स्थानेन्तरतमः ने कहा कि स्थान पर जो होगा वह समानतम होगा। तो दीर्घ यद्यपि 8 वर्ण हैं, पर फिर भी ये दोनों हटेंगे और इन दोनों के स्थान पर आएगा आ। दंड दंडाग्रम हो जाएगा, यूपाग्रम हो जाएगा।
ठीक। इको यणचि में जो संधि कार्य हो रहा है, ठीक है, जैसे लेते हैं हम इति और उसके बाद लेते हैं उदाहरण अपि, इति अपि, ठीक है। तो इति का अंतिम वर्ण क्या है? जहां संधि होनी है वहां हम पहले और अंतिम वर्ण को देखते हैं, ठीक। कभी भी हम संधि देखते हैं तो अंतिम और पहला वर्ण देखते हैं। इसका अंतिम, इसका पहला, है ना, प्लस के बाद प्लस से पहले, यहाँ प्लस नहीं लगाया, वो अपने आप समझ के रखिए। तो इधर अंतिम वर्ण क्या है? ई। इधर पहला वर्ण क्या है? अ। इन दोनों में संधि हो जाएगी, है ना। तो यहां जो संधि होगी वह एकः पूर्व परयोः के अधिकार वाले सूत्र से नहीं होगी, ठीक है। तो यहां संधि में परिवर्तन केवल इको यणचि, केवल इक के स्थान पर यण होगा, केवल इक के स्थान पर परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब इक कौन सा है? यहां पर ई, उसके बाद अच है, इक के बाद अच है ना। तो इक के स्थान पर यण होगा। ये रहा इक, इक मतलब ई उरिल्री, उसके स्थान पर होना है यण, य व र ल, इन चारों में से कोई होना है। य व र ल टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए हम, जिससे आप लोगों को दिखे, दिख रहा है। अब इस ई के जगह पर य व र ल चारों में से कोई एक होना है। कौन सा होना चाहिए आप बताइए? कौन सा होना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा? तो आपको कैसे पता चला कि इसमें यही होगा? कैसे पता चला है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से। जैसा ई का उच्चारण स्थान है वैसे य का भी उच्चारण स्थान है ना। ई का तालु है, य का भी तालु है, वह ओष्ठ है, नहीं दंत ओष्ठ है, कट गया। र मूर्धा है, कट गया। ल दंत है, कट गया, बचा य। ई के स्थान पर जो आएगा, चारों के चारों क्वालिफाई थे, लेकिन तीन को रिजेक्ट कर दिया गया उच्चारण स्थान की समानता न होने के कारण, ठीक है। तो ई के स्थान पर आएगा जो, वह आएगा य आधा, ठीक। तो हम इस ई को हटाए, यहां पर रख दिए य आधा, य और अ मिल गया तो पूरा बन गया य, है ना। अब इधर इति में से बचा क्या है? त। इधर अपि में से बचा क्या है? पी। ई और आ के जगह पे तो यह आ गया, बन गया इत्यपि, ठीक। इत्यपि बन गया। तो ऐसे ही दंडाग्रम यूपाग्रम ये बताया। तो पर यहां आगे क्या लिखा? द्वयोरकारयोः कंठ एव दीर्घ आकारो भवति। द्वयोरकारयोः, दोनों जो आकार हैं, दंड अग्र यूप अग्र, इन दोनों में दो दो आकार हैं, है ना। तो इन दोनों आकारों में क्या होगा? कंठः एव दीर्घः आकारो भवति। कंठः एव यानी कंठ उच्चारण स्थान वाला ही दीर्घः, दीर्घ कंठ उच्चारण स्थान वाला ही दीर्घ आ होता है। कंठ उच्चारण स्थान वाला ही दीर्घ आ होता है, दोनों अ के स्थान पर। स्पष्ट है। तो दंडाग्रम यूपाग्रम में कोई समस्या नहीं है ना। स्थान के आधार पर जो समानतम वर्ण था वह वर्ण आ गया। कई दीर्घ वर्ण होते हैं, ई भी दीर्घ है, ऊ भी दीर्घ है, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंठ उच्चारण स्थान वाले वो सब नहीं है। स्पष्ट है। आगे देखिए,
वतंडी चासो युवतिश्च इति वातंड्य युवती। वतंडी और युवती के बीच में समास हुआ। यहां पर पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु ऐसा करके सूत्र है ना। उसके आधार पर ठीक है, अच्छा, उच्चारण स्थान के आधार पर समानता पहचान जाएंगे ना, कि कुछ और उदाहरण दे दें? हम्म, कुछ और उदाहरण देते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा हो, जहां उदाहरण स्थान एक है, उसके स्थान पर कई वर्णों में से किसी एक का निर्णय करना है, वहां हमें समानता देखकर निर्णय करना है। यह निष्कर्ष स्पष्ट है। जैसे दैत्य अरि, जैसे दंड अग्रम में दैत्य अरि में दैत्यारी बना लीजिए। ऐसे ही यदि यहां अ न होता, ई होता तो श्रीशाह, है ना। या ऐसा मान लीजिए ये मिद, देखिए ची धातु है, ठीक है, ची एक धातु है चुनने के अर्थ में, उस पर प्रत्यय लगा है यत, जिसका बचता है य, ची य बन गया है, ठीक है। अब धातु के बाद यदि प्रत्यय लगा हुआ हो, धातु के बाद यदि प्रत्यय लगा हुआ हो और उस प्रत्यय में कहीं भी क ग ङ की संज्ञा न हुई हो, तो धातु के अंतिम वर्ण इ उ ऋ के स्थान पर गुण हो जाता है। अब धातु का अंतिम वर्ण जो ई है, उसके स्थान पर हमें करना क्या है? क्या करना है? उसके स्थान पर गुण करना है। ध्यान दीजिएगा। तो इस ची में जो धातु का अंतिम वर्ण ई है, उसको हमें करना है गुण। गुण क्या क्या होता है? किसे कहते हैं गुण? बताइए, व्हाट इज गुण? गुण किसे कहा जाता है? बताइए तो। गुण इसको कहा जाता है अ ए ओ, यही तीनों है ना गुण, यही तीनों है। अब ची में ई के स्थान पर करना है इन्हीं तीनों में से कोई एक। ये ची में ई के स्थान पर, कहां ध्यान है आपका? ठीक है, देखिए किसी भी स्थान पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, यदि उस प्रत्यय में क की, ग की, ङ की संज्ञा नहीं हुई है, तो उस प्रत्यय से पहले आने वाले धातु के अंतिम वर्ण ई उ ऋ को गुण हो जाता है। ठीक है, सार्वधातु का अर्ध धातु का यो, ऐसा सूत्र है उस सूत्र से। ठीक है, तो अब यहां गुण होना है, किसको गुण होना है? धातु के अंतिम वर्ण को, ची को, यानी ई को। ची में जो ई है उसको, ई को गुण होना है। अब गुण कौन कौन है? गुण कहेगा, अ कहेगा मैं भी गुण हूं, ए कहेगा मैं भी गुण हूं, ओ कहेगा मैं भी गुण हूं। तीनों में से कौन सा आएगा ई के जगह पर? काहे ए होगा? क्योंकि उच्चारण स्थान की समानता के कारण। ये स्थानगत आंतर्य का, स्थानकृत समानता का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ची में जो ई है उसका उच्चारण स्थान तालु, इसका कंठ कट गया, इसका कंठोष्ठ ये कट गया, इसमें कंठ तालु है, तालु मिल गया ना कुछ हिस्से तक, तो काम चल गया। तो ई की जगह पर जो ए हो गया, कुछ उच्चारण स्थान की समानता के कारण आ गया। ठीक है, तो चेय, जेय इसी तरह बनते हैं, चलेगा। अब जो उदाहरण दे रहे थे अर्थ की दृष्टि से समानता, ठीक है, पहले हम लोग शब्द है वतंड। ठीक, शब्द क्या है? वतंड।
इसी शब्द को पकड़िएगा। तो वतंड नाम के कोई आचार्य रहे होंगे, मुनि रहे होंगे, गोत्र आचार्य, गोत्र के। उन वतंड आचार्य के गोत्र में, उनके वंश में जो स्त्री पैदा हुई होगी उसको क्या कहा जाएगा? जैसे दक्ष के वंश में आई दाक्षी, है ना, दाक्षायणी भगवती का, पार्वती जी हैं, उनके वंश में जो है वो दाक्षी है। ऐसे ही गर्ग गोत्र में जो हुई वो गार्गी, है ना, गर्ग गोत्र में जो है वह गार्गी हैं या गार्ग्य कहलाते हैं। पुल्लिंग में गार्ग्य, स्त्रीलिंग में गार्गी। तो वैसे वतंड के वंश में जो हुई हैं ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा, ये प्रश्न उठा। ठीक है, तो वतंड शब्द से हमने, ध्यान दीजिएगा पूरी प्रक्रिया को मैं बता रहा हूं जिससे आप समझें कि अर्थगत समानता कहाँ है। ठीक है, तो वतंड के बाद जब हमने अर्थगत समानता के आधार पर वतंड के गोत्र अपत्य अर्थ में वतंडाच्य सूत्र है 4-1-108 नंबर का, सूत्र नंबर 4-1-108। ठीक है, यही शब्द वह लिखा हुआ मिलेगा, वतंड शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा उस सूत्र में, मिल गया है ना। वतंडाच्य, वतंड शब्द के बाद भी गोत्र अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय लग जाता है? वतंडाच्य सूत्र है, इस सूत्र से वतंड शब्द से यय प्रत्यय हो जाता है। ठीक, यय प्रत्यय हो गया। गर्गादिभ्यो यही सूत्र था इससे पहले, इसे यय की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो है गर्गादिभ्यो यही 105 नंबर सूत्र पर है ना। तो वहां से यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो वतंडाच्च यानी वतंड शब्द से भी यय प्रत्यय होगा। यय प्रत्यय कर लिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी प्रक्रिया में बता रहा हूं, एक एक शब्द बता रहा हूं। यय में से केवल बचता है य, य की हलंत्यम एक हम 1-3-3 नंबर पर सूत्र पढ़ेंगे। हलंत्यम जो किसी भी धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि में, प्रत्यय में कहीं भी अंतिम वर्ण व्यंजन आता हो तो उसकी संज्ञा कर देता है। और 1-3-9 नंबर का सूत्र है तस्य लोपः, वह उसका लोप कर देता है। ठीक है, तो या का लोप हो, यहाँ का लोप हो गया। अब किसी भी प्रत्यय में यदि यहाँ का लोप हुआ हो, इत संज्ञा हुई हो, वह यहाँ यदि तद्धित हो, वह प्रत्यय जो है वह तद्धित प्रत्यय हो, यानी 5वें-6ठे अध्याय का प्रत्यय हो, 4-5-6 का अध्याय का प्रत्यय हो, छठा गलत बोला हूं, 4-1-76 के बाद का प्रत्यय हो। ठीक, 4-1-76 नंबर सूत्र के बाद का प्रत्यय हो। ये 4-1-108 का प्रत्यय है ना, यानी तद्धित प्रत्यय है। यदि तद्धित प्रत्यय में यहाँ की संज्ञा हुई है तो तद्धितेश पचामादेह, इस सूत्र से पहले स्वरवर्ण की वृद्धि हो जाती है। वह जो था वो वातंड बन गया। ठीक, अच्छा अभी नहीं है, पहले ये प्रत्यय की है, वातंड शब्द बन गया। ठीक है, वातंड शब्द बन गया। ठीक, लेकिन इस वातंडय बना है, वातंड्य कहाँ बना आप कहेंगे, है ना, वातंडय बना है, वातंड्य तो नहीं बना अभी तक। ड और य के बीच में जो अ है उसका यस्येति च सूत्र से लोप हो जाएगा। किसी भी तद्धित प्रत्यय का पहला वर्ण य हो अथवा स्वर वर्ण हो तो उस तद्धित प्रत्यय से पहले आने वाले को भ कहा जाता है। यचि भम सूत्र पढ़ेंगे पहले अध्याय के 4थे पाद में हम लोग। ठीक, तो वो भ है, भम। अब भ का अंतिम वर्ण यदि अ हो तो
भगवत संज्ञा की है। भ संज्ञा पाणिनि भगवान ने की है और भगवत संज्ञा की है हरिनामामृत व्याकरणकार ने, है ना। हाँ, तो यहां देखिएगा वतंड्य बन गया, वातंड्य बन गया। ठीक, इसी वातंड्य का बताया है, वतंडी चासो युवतीश्च वातंड्य युवती। ये वातंड्य युवती बनाया ना। ये वातंड्य शब्द जो बना है यह पुल्लिंग में बना है। ठीक, गोत्र अपत्य अर्थ में वातंड्य शब्द पुल्लिंग में बना है। इसको जोड़ करके हम लिख देते हैं, ड आधा हो गया, इसी ड में य मिल गया, वातंड्य। ठीक है, अब इसी से, क्योंकि सारंगरव इत्यादि शब्दों के अंतर्गत यह शब्द है, तो हम लोग 4-1-73 नंबर का एक सूत्र है, 4-1-73, उस सूत्र से हम लोग स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय करेंगे। 4-1-73 नंबर के सूत्र से वातंड्य गीन ऐसा प्रत्यय कर देंगे, गीन। शार्ंगरवाद्ययोगीन मिला सूत्र, शार्ंगरवाद्ययोगीन मिला। ये शार्ंगरव, गौगुलव, कापटव, विद इत्यादि शब्द से नीन प्रत्यय करता है। वह कौन से शब्द हैं शार्ंगरव इत्यादि, वह गण पाठ में 4थे अध्याय में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब गीन प्रत्यय लगा तो एक नियम है, सरल है। सूत्र नंबर में एक बार उसका कंफर्म कर लूं, 4-1-109, 108 देखा ही था, उसी के बाद का सूत्र 4-1-108 देखा था ना अभी आपने, कौन सा, वतंडाच देखा था ना। उसी के बाद सूत्र आपको मिलेगा लुक स्त्रियाम, लुक स्त्रियाम। अच्छा, स्त्रियाम का मतलब क्या है? स्त्रियाम का मतलब मैं बता दूं, जरा 4-1-3 देख लीजिए। चार एक तीन स्त्रियाम मिल गया ना, मिला, 3 नंबर सूत्र। अब उस स्त्रियाम सूत्र के बाद, स्त्रियाम सूत्र के बाद कोई नंबर लिखा होगा, 81 है ना। कितना, 4-1-3 से लेकर 81 तक जितने सूत्र हैं, कुल मिलाकर लगभग 78 सूत्र, वो सारे सूत्र जो कोई भी प्रत्यय करते हैं वह स्त्रियाम होते हैं। क्या होते हैं? वो सारे प्रत्यय स्त्रियाम होते हैं। और अभी मैंने जो आपको सूत्र बताया था शार्ंगरवाद्ययोगीन 73 नंबर, वो इसी के बीच में है ना। 73 नंबर सूत्र इसी अधिकार के बीच में है कि नहीं? 4-1-3 से 4-1-81 के बीच का है सूत्र, यानी वो स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय है। गीन प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय। अच्छा, स्त्रियाम में मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के 8 प्रत्यय हैं। कौन कौन से 8 प्रत्यय? 1 टाप, डाप, चाप। टाप आपको अजाद्यतश टाप दिखाई पड़ रहा होगा 4-5 नंबर सूत्र पर, 4 नंबर सूत्र पर टाप दिख रहा है। मैं 9 प्रत्ययों को दिखा, 8 प्रत्ययों को दिखा दे रहा हूं आपको। टाप दिख रहा है 4 नंबर पर। उसी के आगे कहीं नेभ्यो गीप में गीप दिख रहा होगा, गीप मिल गया। गीप के बाद फिर 8-9 नंबर सूत्र में कहीं डाप दिखाई पड़ रहा होगा, डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम। टाप रुचि, वो टाप हो गया, वो एक बार जो गिन लिया गया उसको दोबारा मत गिनिए। डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम मिला कहीं? कितने पे? 13 पे, है ना। 3 हो गया। तो टाप गीप डाप, 3 प वाले मिल गए। टाप गीप डाप मिले ना। अब इसके बाद
और आगे कहीं गीश दिखाई पड़ रहा होगा, अन्य तो गीश 40। फिर उसके बाद 73 में गीन दिख ही रहा है, तो गीप गीश गीन 3 गी 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 वाले हैं, है ना। और टाप डाप देख ही लिया। एक चाप यंगस चाप कहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है यंगस चाप, कितने नंबर 74 पर। तो चाप हो गया, टाप डाप चाप 74। टाप डाप चाप ये 3 प वाले, आ मिलेगा अंत में। गीप गीस गीन ये 3 ई जिसमें बचेगा ऐसे प्रत्यय, ठीक है। 8वें और एक आपको ऊंगता ऊंगुता सूत्र दिख रहा होगा, कितने नंबर पर है ऊंगुता, 50 के बाद ही होगा, सूत्र नंबर एकदम से नहीं याद आएगा, ये देख लेते हैं। 66 पे ऊंगुता मिल गया, ठीक है। तो ये एक प्रत्यय हो गया ऊंग, ऊंग हो गया ना। और एक 78 के आसपास दिख रहा होगा यूनस्ती, है ना 77। तो यही 8 प्रत्यय हैं, टाप डाप चाप गीप गीस गीन ऊंग और ती। ये 8 प्रत्यय कैसे हैं, स्त्री प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय। स्त्रियाम के बॉर्डर के अंदर हमने दिखा दिया सब, ठीक। तीनों 3 के जोड़ी हैं, 2 टाप डाप चाप आप जिसमें बचता है ना। और गीप गीस गीन जिसमें गी बचता, गी 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 मतलब है ऐसे वाले, गी वाले 3 आप वाले 3, 8 हो गए। एक ती है जिसका केवल एक ही शब्द बनता है, वो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया ये यूनस्ती युवती, ती प्रत्यय लगकर केवल एक का शब्द यही बनता है स्त्रीलिंग में। और एक ऊंग प्रत्यय कुरूह ब्रह्मबंधु अलाबूह इत्यादि शब्द बनते ऊ बोलकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही इतने 8 प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय। अब लुक स्त्रियाम जो सूत्र में बता रहा था 4-1-109 नंबर का सूत्र, वह कहता है कि वतंड शब्द के बाद, ध्यान दीजिएगा, वतंड शब्द के बाद लगा हुआ जो यय प्रत्यय है, लुक स्त्रियाम दिख रहा है ना, उसके पहले वतंडाच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वतंडाच स्त्रियाम लुक, ये पूरा अर्थ होगा। वतंड के बाद लगे हुए प्रत्यय का स्त्रीलिंग के प्रत्यय के विषय में लुक हो जाता है। तो वतंड के बाद जो यह प्रत्यय लगा था वो लुक हो गया, लुका गया, देसी भाषा में कहा जाता है ना लुका गया। अब जब यह प्रत्यय पूरा लुक हो गया तो उस यह प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा एक बात, यह प्रत्यय में यहाँ की इत संज्ञा होने के कारण, यह प्रत्यय में यहाँ की इत संज्ञा होने के कारण जो अ को वृद्धि होकर आ बन गया था, वह आ भी तो चला जाएगा। प्रत्यय यदि लोप हुआ हो तो उस प्रत्यय को आधार मानकर काम किया जा सकता है, पर प्रत्यय यदि लुक हुआ है तो उस प्रत्यय को आधार मानकर काम नहीं किया जा सकता। तो वतंड वैसे का, वतंड पूरा वैसे का वैसा बचा, क्योंकि वतंड के बाद यह प्रत्यय लगा और यह के बाद गीन लगा, गीन के कारण यह चल बसा, खाली इतनी बात है, ठीक। गीन के कारण यह प्रत्यय समाप्त हो गया। तो वतंड गीन, वतंड ई, गीन में ई बचेगा। अब यस्येति च सूत्र से इस वतंड में जो ई है, वतंड के बाद ई है, उसके कारण डा के बाद वाले आ का लोप हो जाएगा, तो बन गया वतंडी, ठीक। तो जो अर्थ वातंड का है वही अर्थ वतंडी का भी है। बस बात यह है कि वातंड शब्द जो है वह पुल्लिंग में बनता है और वतंडी शब्द स्त्रीलिंग में बनता है। इतना अंतर समझ गए। तो एक जगह यह प्रत्यय है, दूसरे जगह यह प्रत्यय का लोप हो गया है, स्पष्ट लोप नहीं हुआ, लुक हो गया है। तो अब अर्थ की दृष्टि से दोनों में समानता है, केवल लिंग अलग अलग है। जो वातंड का अर्थ है वतंड के गोत्र में उत्पन्न होने वाला पुरुष,
वही वतंडी का अर्थ है वतंड के गोत्र में उत्पन्न होने वाली स्त्री। अर्थ दोनों की समानता ध्यान गए। तो अब देखिएगा यहां अर्थतः वतंडी चासो युवतिश्चैति वातंड युवती, वतंडी और युवती इन दोनों का समास हुआ। ठीक, समास क्या हुआ? वतंडी युवती। तो देखिए वतंडी भी स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में है, और युवती भी स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन में है। ठीक, युवती सुप्रत्यय गायब ही कर देते हैं, अभी प्रत्यय खत्म। वतंडी युवती इन दोनों का समास हुआ। समास अगर होगा दोनों समान विभक्ति वाले शब्दों का तो उसको हम समास कर्मधारय समास मानते हैं, चासव वाला। और कर्मधारय समास में पहले शब्द के रूप में जो स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है उस स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द हो जाया करता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द हो जाता है। तो यहां इस वतंडी के स्थान पर पुल्लिंग शब्द जो वातंड्य हो जाएगा वह किस आधार पर हुआ? अर्थगत समानता के आधार पर हुआ। समझ रहे हैं? अर्थगत समानता के आधार पर हमने वतंडी के स्थान पर वातंड्य कर दिया। तो वतंडी चासो युवतिश्चैति वातंड्य युवती, वातंड्य युवती बन जाएगा। कोई तात्पर्य कोई कठिनाई नहीं ना। वतंडी और वातंड्य दोनों समान है अर्थ की दृष्टि से, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। यदि समास में कर्मधारय समास में पहले दोनों शब्द समान लिंग वाले हों तो पहला शब्द पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, ये बात है। तो पहला शब्द पुल्लिंग हुआ, इसके स्थान पर पुल्लिंग करना है तो अर्थगत समानता के आधार पर वातंड्य ही हुआ। ई का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई शब्दगत परिवर्तन और हो गया हो। तो वातंड्य युवती बन गया, इसमें कोई कठिनाई नहीं। आगे और देख लेता हूं, यदि अर्थगत समानता का कोई और उदाहरण दिया हो। ठीक है, ठीक है। तो एक और उदाहरण लिया जा सकता है, यहां दिया है इन्होंने समानता की आधार पर एक उदाहरण और दिया है। उस उदाहरण को अर्थगत समानता के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि शब्द क्या है? क्रोष्टु शब्द पढ़ा है? क्रोष्टु, यह क्रोष्टु शब्द का मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब होता है जो रात में हूं करते हैं, चिल्लाते हैं, सियार जिसको कहा जाता है। अंग्रेजी में जय काल कहा जाता है ना? बता दें, हो सकता है कुछ और भाषा में और कुछ कहा जाता हो, है ना? तो नहीं, वो तो लोमड़ी हो जाती है, लोमड़ी अलग है। लोमड़ी इस तरह नहीं चिल्लाते हैं, है ना? सियार जिसको कहते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं कि अच्छा कौन से सूत्र से पुल्लिंग होगा, यह एक प्रश्न आ रहा है। खोज लीजिए सूत्र नंबर, तो मुझे नहीं पता है। पुंवत कर्मधारय, पर अब आप कह रहे हैं तो सूत्र नंबर भी मैं बता दे रहा हूं। पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु सूत्र है 6342। ठीक है, 6342 सूत्र नंबर है। तो अब क्रोष्टु शब्द है, यहां सूत्र लगेगा त्रिज्वत क्रोष्टु। सूत्र देख लीजिएगा 7195। हम लोग आपको यात्रा कराते रहते हैं अष्टाध्यायी की। एक सूत्र समझने के लिए एक सूत्र के उदाहरण में अनेक अन्य सूत्र आ जाते हैं, है ना? त्रिज्वत क्रोष्टु।
समझ में आया? दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी को? तो क्रोष्टु एक शब्द है। कौन सा शब्द है? क्रोष्टु। वह क्रोष्टु शब्द भी त्रिजवत हो जाता है। कैसा हो जाता है? त्रिजवत। त्रिजवत मतलब एक त्रिच प्रत्यय है, उस त्रिच प्रत्यय, हाँ श्रृगाल कहा जाता है संस्कृत में इसको। जैसे एक गाना बना है, एकः शृगालः वनम गच्छति। अच्छा, इसके ऊपर कई श्लोक हैं। एक श्लोक वो याद आता है, कौरव शब्द भी है इसके लिए, प्यार के लिए कौरव शब्द भी है संस्कृत में प्रयुक्त। हाँ, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवास सर्वे हा हा केशव केशव, ऐसा करके श्लोक है, पहेली है। तो कौरव शब्द भी उसी को कहा गया है। यहां देखिएगा, मैं बता रहा था शियार, श्रृगाल, यहां क्रोष्टु शब्द है। क्रोष्टु शब्द कौन सा है? क्रोष्टु। इस शब्द को त्रिजवत मानो। त्रिजवत मानो मतलब त्रिच प्रत्यय से लगे, त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द की तरह मानो। यहां पर त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए बहुत सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं ना जो त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए हों, है ना? जैसे कर्ता, हर्ता, धाता, विधाता, बहुत सारे शब्द हैं जो त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए हैं। वो सारे शब्द भी क्रोष्टु के स्थान पर आने लगे, लेकिन क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री ही हुआ अर्थगत समानता के आधार पर, है ना? कर्तृ, धातृ, होत्री इत्यादि जो शब्द हैं वह नहीं हुए त्रिच प्रत्ययांत, क्योंकि वह त्रिच प्रत्ययांत बहुत सारे शब्द हैं, वो सारे शब्द नहीं हुए। यही हुआ क्यों? अर्थगत समानता के आधार पर। ठीक, ये अर्थगत समानता का आधार। अब तीसरा दे रहे हैं गुणतः, गुण के आधार पर। पाकत्यागः रागः, इसको बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखिएगा, और फिर प्रमाण के आधार पर जो उदाहरण देंगे, अमुष्मयी, अमुभ्याम, इन दोनों को भी सिद्ध करके बताना पड़ेगा, है ना? सिद्ध करके एक एक, जैसे आज 2 ही उदाहरण पचाइए उतना पर्याप्त है। स्थान के आधार पर और प्रयत्न के, स्थान के आधार पर और फिर अर्थ के आधार पर। अच्छा, सभी ज्यादा समानताएं जो होती है ना, समानताएं स्थान के आधार पर भी देखी जाती हैं, अर्थ के आधार पर समानता देखी जाती है। क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री हुआ अर्थगत समानता के आधार पर। वतंडी के स्थान पर वातंड्य हो गया अर्थगत समानता के आधार पर। ठीक है? स्थानेंतरतम, स्थान पर जो होगा वह समानतम होगा। समानतम होगा यानी बहुत सारे पुल्लिंग शब्द हैं वतंडी के जैसे, परंतु जो अर्थगत समानता जो दिखाएगा वही शब्द आएगा, है ना? बहुत सारे और दीर्घ वर्ण हैं, परंतु जो अ के समानता दिखाएगा स्थान की दृष्टि से वह आएगा। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे और हो सकते हैं, परंतु जो प्रमाण की दृष्टि से समानता दिखाएगा वही आएगा। अच्छा, कहीं कहीं 2 दृष्टि से 2 अलग अलग समानता मिल जा रही हो तो, है ना? जैसे स्थान की दृष्टि से समानता कुछ अलग हो, प्रमाण की दृष्टि से समानता में कुछ अलग हो रहा हो, तो क्या करें? ऐसे जगहों पर कैसे निर्णय लें, वह सब भी बताएंगे, और बाकी जो 2 उदाहरण हैं उनको भी विस्तार से सिद्ध करते हुए कल ही बताएंगे। ठीक है? आज रोका जाए। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है, गुरुजी हम संस्कृत बोलना कैसे सीखें? मुझे बोलने के लिए नहीं आता और मैं संस्कृत बोलना सीखना चाहता हूँ। अभी जल्द ही, कुछ दिन पहले ही दिल्ली में 10 दिनों तक संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन किया गया, पूरे दिल्ली में 1000 से अधिक स्थलों पर। ऐसे ही पूरे भारत में कई कई जगहों पर
संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन होता रहता, उन शिविरों का आप सहयोग ले सकते हैं। कुछ हद तक संस्कृत बोलना सीख जाएंगे, व्याकरण पढ़कर उसको परिष्कार कर सकते हैं। शुद्धि कौमुदी इत्यादि और पुस्तकों का सहारा लेकर के भी आप भाषा का परिष्कार कर सकते हैं। मूल रूप में जब आप बोलने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, जब आप टूटा फूटा बोलना प्रारंभ करते हैं, तब आप बोलना सीख पाते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्लेलिस्ट है जिससे हम सिंपल मेथड से संस्कृत सीख सकें? अब प्लेलिस्ट हम संस्कृत नहीं सिखा रहे हैं, हम व्याकरण सिखा रहे हैं, संस्कृत के शब्दों को बनाने की पद्धति को सिखा रहे हैं। ठीक है, वहां से जान सकते हैं। एक ही प्रश्न आपने अनेक बार बोला है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक, चलेगा। तो आज संपन्न करते हैं। कुछ अभी एक स्थल से दूसरे स्थल पर स्थलांतरण करने के कारण सामान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं, इसलिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।